हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस ज्ञान। आज का हमारा सब्जेक्ट है KMBN MK04 सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट और आज हम कवर करेंगे यूनिट 2 कंप्लीट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज़। इसमें हमारा आता है विन विन स्ट्रेटजी, जो कि जिसमें कि बोथ पार्टीज़ जो हैं एम करती हैं ताकि ये म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट तक पहुंच पाएँ और समझते हैं एक दूसरे के इंटरेस्ट को और काम करते हैं कॉमन गोल की तरफ, और ये फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। इसका एग्जांपल है TCS के नेगोशिएटर, जो कि काम करते हैं US क्लाइंट के साथ फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट टाइमलाइन, कॉस्ट और इंश्योर करते हैं क्लाइंट सेटिस्फेक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी को। सेकंड आता है विन लूज स्ट्रेटजी। तो इसमें एक पार्टी जो है गेन करती है मैक्सिमम एडवांटेज दूसरे के एक्सपेंस के ऊपर। ये कॉमन होता है वन टाइम ट्रांजैक्शन के अंदर, जहाँ पे कि रिलेशनशिप प्रायोरिटी पे नहीं होती है। इसका एग्जांपल है रियल एस्टेट बायर दिल्ली के अंदर, जो कि बार्गेन करते हैं एग्रेसिवली लोकल बिल्डर के साथ ताकि वो अपार्टमेंट की कॉस्ट को कम कर सके, और ये इसमें बिल्डर का मार्जिन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है लूज विन स्ट्रेटजी, जहाँ पे कि एक पार्टी का डिमांड करती है दूसरी पार्टी से और दूसरी पार्टी प्रिजर्व करती है रिलेशनशिप को, क्योंकि उसके पास वीकर बार्गेनिंग पावर होती है। इसका एग्जांपल है एक स्मॉल सप्लायर इंडिया के अंदर, जो कि एग्री करता है लो प्राइसेस के लिए, जो कि अमेज़ॉन डिमांड करता है ताकि वो गेन कर पाए लॉन्ग टर्म बिजनेस को अमेज़ॉन के साथ। नेक्स्ट हमारा आता है अवॉइडेंस स्ट्रेटजी, जहाँ पे कि दोनों पार्टी अवॉइड करती हैं डायरेक्ट नेगोशिएशन को। ये लो स्टेक्स और फियर ऑफ कन्फ्लिक्ट के टाइम पर आता है। ये इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे कि इशू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और टाइमिंग जहाँ पे कि राइट नहीं होती है। इसका एग्जांपल है एक रिटेल कस्टमर बिग बाज़ार के अंदर, जो कि नोटिस करता है स्लाइटली डिफेक्टिव आइटम, मगर वो चूज़ करता है कि वो कोई इशू रेज ना करे चेकआउट के दौरान। फिफ्थ आता है कॉम्प्रोमाइज़ स्ट्रेटजी। इसे स्प्लिट द डिफरेंस भी कहते हैं। इसमें दोनों साइड जो है अपने कॉम्प्रोमाइज़ करती है और अपनी डिमांड और एक मिडिल ग्राउंड के ऊपर अराइव होते हैं। ये क्विकर होती है ताकि फुल्ली सेटिस्फाई कर पाएँ एक साइड को। इसका एग्जांपल है सैलरी नेगोशिएशन इन्फोसिस के अंदर, जहाँ पे कि HR ऑफ़र करता है मिड पॉइंट सैलरी एक कैंडिडेट को, जो कि डिमांड करता है 12 LPA, जबकि ऑफ़र था 10 LPA। सिक्स्थ है प्रिंसिपल नेगोशिएशन। तो इसको हम इंटरेस्ट बेस्ड बारगेनिंग भी कहते हैं। इसमें फोकस होता है इंटरेस्ट के ऊपर और पोजीशंस के ऊपर फोकस नहीं होता है। ये एनकरेज करता है फेयर स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और ओपन कम्युनिकेशन को ड्यूरेबल एग्रीमेंट्स के लिए। इसका एग्जांपल है टाटा स्टील, जो कि इस्तेमाल करता है यूनियन नेगोशिएशन का ताकि वो डिस्कस कर पाए वर्कर सेफ्टी, वेजेस और बेनिफिट को बिना पोजिशनल स्टैंड ऑफ के। नेक्स्ट आता है बैठना। तो ये बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट होता है। इसमें हम अपने अल्टरनेटिव को जानना चाहिए अगर नेगोशिएशन फेल हो जाता है, जो कि हमें मदद करता है अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने में और पुअर डील को अवॉइड करने में। इसका एग्जांपल है एक फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर डेवलपर बेंगलोर के अंदर, जो कि नेगोशिएट करता है बेटर रेट्स के लिए, अपने ऑफ़र को शो करता है दूसरे क्लाइंट्स के लिए एक बैकअप ऑप्शन के साथ। एट्थ आता है एंकरिंग, जो कि जिसमें कि हम सेट करते हैं एक इनिशियल ऑफ़र या डिमांड को एक्सट्रीम हाई या लो पर, जो कि इन्फ्लुएंस करता है नेगोशिएशन की रेंज को हमारे फेवर में। इसका एग्जांपल है कार बायर मुंबई के अंदर, जो कि बहुत लो प्राइस कोट करता है अपनी कार के लिए ताकि वो नेगोशिएशन स्टार्ट कर सके अपने इस्तेमाल यूज्ड व्हीकल के लिए, और धीरे धीरे वो अपने प्राइस को रेस करता जाता है ताकि वो अपने एक्चुअल टारगेट तक पहुंच पाए। लास्ट आता है साइलेंस एंड एक्टिव लिसनिंग। तो साइलेंस होता है एक ऑफ़र के बाद, जो कि प्रेशर बनाता है दूसरी पार्टी को कि वो बोले और एक्सेप्ट करे ऑफ़र को, और हमें दूसरी पार्टी को सुनना चाहिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ दूसरी पार्टी के कंसर्न को और हिडन इंटरेस्ट को। इसका एग्जांपल है सेल्स मैनेजर HUL के अंदर, जो कि साइलेंस हो जाता है एक ऑफ़र के बाद ताकि रिटेलर डिस्क्लोज़ कर सके अपने ऑब्जेक्शन को एक प्रोडक्ट प्राइस डिस्कशन के दौरान। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट एक सिचुएशन है जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा पार्टी गोल्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, वैल्यूज़ के लिए डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं या अपोजिशन में हो जाते हैं। ये इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और इंटर ग्रुप हो सकता है। इसका एग्जांपल है जब
डिस्प्यूट हो जाता है मैनेजमेंट और लेबर यूनियन के बीच में मारुति सुजुकी के प्लांट के अंदर वेजेस और वर्किंग कंडीशन को लेके। सेकंड आता है टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, तो ये इंटरपर्सनल होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकते हैं, इंट्रा ग्रुप जो कि टीम के बीच में होते हैं, इंटर ग्रुप जो कि डिफरेंट ग्रुप या डिपार्टमेंट्स के बीच में होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल जो कि दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होते हैं। इसका एग्जांपल है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट जो कि इन्फोसिस के अंदर होता है जब रोल की एम्बिगिटी होती है, और इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट जहाँ पे कि मार्केटिंग और सेल्स टीम के बीच में है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। थर्ड आता है कॉजेज़, तो कॉजेज़ होते हैं जब गोल्स अलग अलग हो जाते हैं, कम्युनिकेशन में गैप आता है, रिसोर्स कम होते हैं, पर्सनैलिटी क्लैशेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज होते हैं, और अनक्लियर रोल होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं कन्फ्लिक्ट को। इसका एग्जांपल है क्लैश अगर सीनियर जूनियर स्टाफ के बीच में अगर हो जाए टाटा स्टील के अंदर, और दूसरा है कि रिसोर्स कंपटीशन जो कि डिपार्टमेंट्स के बीच में होता है आईटीसी के अंदर। फोर्थ आता है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक, तो इसमें नेगोशिएशन सबसे पहली टेक्निक है जिसकी मदद से हम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं ताकि हम रीच कर पाएँ कॉम्प्रोमाइज़ को। इसका एग्जांपल है भारतीय मजदूर संघ जो कि मीडिएट करता है लेबर डिस्प्यूट को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा मीडिएशन, जिसमें कि हम एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं। फिर आता है आर्बिट्रेशन, जिसमें कि एक थर्ड पार्टी इम्पोज करती है बाइंडिंग डिसीजन को। नेक्स्ट आता है हमारा कंसिलिएशन, जिसमें कि फैसिलिटेटर हेल्प करता है पार्टी को ताकि वो एग्रीमेंट तक पहुंच पाए। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव, जिसमें जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ताकि हम सेटिस्फाई कर पाएँ दोनों साइड को। और लास्ट आता है अवॉइडेंस, इसमें हम इग्नोर करते हैं या पोस्टपोन करते हैं कन्फ्लिक्ट को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन कन्फ्लिक्ट, तो हमें ओपन क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखना चाहिए जो कि मदद करता है कि हम समझ पाएँ रूट कॉज को और इमोशन को जो कि कन्फ्लिक्ट के अंदर थे, जो कि की होती है एक इफ़ेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। इसका एग्जांपल है कम्युनिकेशन वर्कशॉप विप्रो के अंदर जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करती है और एनहेंस करती है टीम कोलैबोरेशन को। सिक्स्थ आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसमें हम मैनेज करते हैं एक पर्सन के इमोशन को और समझते हैं दूसरी पार्टी की फीलिंग को, और मदद करते हैं कि हम डिफ्यूज़ कर पाएँ टेंशन को और ट्रस्ट को बिल्ड कर पाएँ कन्फ्लिक्ट के दौरान। इसका एग्जांपल है एचआर मैनेजर इन्फोसिस में जो कि ट्रेन किए जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को हैंडल करने में और एम्प्लॉय ग्रीवियंस को हैंडल करने में इफ़ेक्टिवली। अब कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल क्या होते हैं, तो सबसे पहला है कंपेटिटिंग, इसमें असर्टिव होते हैं और अनकोऑपरेटिव होते हैं। सेकंड है कोलैबोरेटिंग, इसमें असर्टिव भी होते हैं और कोऑपरेटिव भी होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रोमाइजिंग, तो इसमें मॉडरेट असर्टिवनेस दिखाते हैं और कॉरपोरेशन दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस, तो इसमें अनअसर्टिव होते हैं बिल्कुल और अनकॉरपोरेटिव होते हैं। और लास्ट आता है अनअकोमोडेटिंग, तो इसमें अनअसर्टिव और कॉरपोरेटिव होते हैं। इसका एग्जांपल एक प्रोजेक्ट मैनेजर टीसीएस में जो कि कोलैबोरेशन का इस्तेमाल करता है ताकि वो रिजॉल्व कर पाए डेडलाइन के डिस्प्यूट को अपने टीम मेंबर्स के साथ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बेनिफिट्स क्या होते हैं कन्फ्लिक्ट के, तो एक कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट जो है बेटर आइडियाज़ लेके आता है, इनोवेशन लेके आता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और इम्प्रूव रिलेशनशिप होते हैं अगर ये प्रॉपरली मैनेज करे जाएँ तो। इसकी एग्जांपल है इनोवेशन इन्फोसिस के प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसके मदद से एक हेल्दी डिबेट होती है आर&डी टीम के अंदर। लास्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं पुअर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के, तो इसमें लो मोराल हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, एब्सेंटिज्म बहुत होता है और लीगल बैटल्स भी झेलनी पड़ती है। इसका एग्जांपल है हाई एट्रिशन जब इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर होता है क्योंकि इसमें अनरिजॉल्व वर्कप्लेस कन्फ्लिक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेगोशिएशन एंड डिस्कशन स्टेज, तो सबसे पहला आता है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, तो इसमें हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं दूसरी पार्टी की नीड, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अल्टरनेटिव्स के बारे में और सेट करते हैं क्लियर गोल और स्ट्रेटेजी नेगोशिएशन के बारे में। इसका एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्री जो कि रिलायंस इंडस्ट्री की प्रोक्योरमेंट टीम जो कि रिसर्च करती है वेंडर की कैपेबिलिटी को नेगोशिएट करने में रॉ मटेरियल के प्राइसेस से। सेकंड आता है ओपनिंग और इनिशियल कॉन्टैक्ट, तो इसमें फर्स्ट मीटिंग होती है जहाँ पे कि पार्टी अपने एस्टेब्लिश करते हैं रिपोर्ट को और सेट करते हैं टोन को और आउटलाइन करते हैं एजेंडा को। इस स्टेज पे हम इन्वॉल्व करते हैं स्मॉल टॉक और इनिशियल स्टेटमेंट को। इसका एग्जांपल है एक जॉइंट वेंचर डिस्कशन टाटा मोटर एग्जीक्यूटिव्स के साथ और फॉरेन पार्टनर के साथ एक्सचेंज करते हैं हम ग्रीटिंग्स को और सेट करते हैं नेगोशिएशन प्रोटोकॉल्स को।
नेक्स्ट हमारा फेज़ आता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो इसमें पार्टी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है, क्लैरिफाई करती है इंटरेस्ट को, एक्सपेक्टेशन को और क्वेश्चंस पूछती है, जो कि मदद करती है समझने में पोजीशन और इंटरेस्ट को। इसका एग्जांपल है इस एक सैलरी नेगोशिएशन इन्फोसिस के अंदर इन्फोसिस कैंडिडेट के साथ, ताकि डिस्कस करते हैं करियर गोल को और कंपनसेशन एक्सपेक्टेशन को एचआर के साथ। फोर्थ आता है बारगेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें हम कोर नेगोशिएशन फेस होता है, जहाँ पे कि पार्टी प्रपोज करती है ऑफ़र को और काउंटर ऑफ़र किए जाते हैं और कंसेशन दिया जाता है। इसमें काम किया जाता है एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस के लिए। इसका एग्जांपल है अडानी ग्रुप नेगोशिएट करता है टर्म्स अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, कॉस्ट और ऑफ़र करता है इंसेंटिव अर्ली कंप्लीशन के लिए। फिफ्थ आता है क्लोजिंग एंड कमिटमेंट। तो इसमें हम फाइनलाइज करते हैं एग्रीमेंट को और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को और ऑब्टेन करते हैं हम कमिटमेंट सब पार्टीज से। इसके अंदर हम साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। इसका एग्जांपल है फ्लिपकार्ट और सेलर, जो कि फाइनलाइज करते हैं कमीशन रेट और टर्म्स को ऑनबोर्डिंग से पहले न्यू वेंडर्स प्लेटफॉर्म पर। लास्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलोअप। तो इसमें हम इंश्योर करते हैं कि एग्रीड टर्म को एग्जीक्यूट किया गया है प्रॉपर्ली और मेंटेन करते हैं कम्युनिकेशन को, ताकि हम हैंडल कर पाएँ सारे इशू को फ्यूचर नेगोशिएशंस के लिए। इसका एग्जांपल है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि फॉलोअप करती है क्लाइंट्स के साथ और पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट रखती है, ताकि इंश्योर करते हैं सर्विस डिलीवरी को और एक्सप्लोर करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंट्रोलिंग इमोशन। सबसे पहले इसमें आता है सेल्फ अवेयरनेस। तो हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए और समझना चाहिए अपने इमोशनल ट्रिगर्स को, रिएक्शंस को, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है अपने इमोशंस को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने में। इसका एग्जांपल है एक सीईओ इन्फोसिस का, जो कि रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रेस साइन को अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के अंदर और कंपोज्ड रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल रेगुलेशन। तो ये एक एबिलिटी होती है ताकि हम मैनेज कर पाएँ और एडजस्ट कर पाएँ इमोशनल रिस्पॉन्सेस को और मेंटेन कर पाएँ प्रोफेशनलिज्म, प्रेशर और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। इसका एग्जांपल है इंडियन एयरफोर्स पायलट, जो कि ट्रेन किए जाते हैं ताकि वो काम रहे हाई स्ट्रेस सिचुएशंस के अंदर भी। थर्ड आता है डीप ब्रीथिंग एंड माइंडफुलनेस। तो ये टेक्निक्स है जैसे कि डीप ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो कि काम करती है माइंड को और रिड्यूस करती है इमोशनल इंटेंसिटी को। इसका एग्जांपल है बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल बेंगलोर में प्रैक्टिस करते हैं माइंडफुलनेस ऐप को, जैसे कि हेडस्पेस, ताकि वो मैनेज कर पाएँ अपने वर्क स्ट्रेस को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इसमें हम रिप्लेस करते हैं नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ, जो कि हमें मदद करता है एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन को कम करने में। इसका एग्जांपल है एक स्टार्टर फाउंडर मुंबई के अंदर, जो कि अफर्मेशंस का इस्तेमाल करता है पिचिंग करने से पहले अपने इन्वेस्टर को, ताकि वो बूस्ट कर पाए अपने कॉन्फिडेंस को। फिफ्थ आता है ट्रैकिंग ब्रेक्स। तो इसमें हमें स्टेप अवे करना चाहिए इमोशनल चार्ज सिचुएशन से, ताकि हम कूल डाउन हो पाए रिस्पॉन्ड करने से पहले, और ये हमें मदद करता है कि हम इम्पल्सिव रिएक्शंस ना दें। इसका एग्जांपल है कस्टमर सर्विस रैप अमेज़ॉन इंडिया के अंदर, जो कि शेड्यूल ब्रेक लेता है ताकि वो मैनेज कर पाए अपने स्ट्रेस को पीक आवर्स के दौरान। सिक्स्थ आता है सीकिंग सपोर्ट। तो इसमें हम मेंटर्स के साथ बात करते हैं, कलीग्स और काउंसलर्स के साथ बात करते हैं और उनके अपने पर्सपेक्टिव को प्रोवाइड करते हैं और एक इमोशनल रिलीफ प्रोवाइड कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है गूगल इंडिया के एम्प्लॉयज़, जो इनके पास एक्सेस होता है काउंसलिंग सर्विसेज का, ताकि हैंडल कर पाएँ वर्क प्लेस के प्रेशर को। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग एम्पैथी। तो हम समझते हैं दूसरे के इमोशन को और कम करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को और रेगुलेट करते हैं अपने खुद के इमोशनल रेस्पॉन्सेस को। इसका एग्जांपल है मैनेजर इन्फोसिस के, जो कि प्रैक्टिस करते हैं एम्पैथी को टीम कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ताकि हार्मनी बनी रहे। लास्ट हमारा पॉइंट आता है प्रैक्टिसिंग पेशेंस। तो इसमें हम पेशेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मैनेज कर पाएँ अपनी फ्रस्ट्रेशन को और काम रहें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर। इसका एग्जांपल है सेल्स एग्जीक्यूटिव मारुति सुजुकी के, जो कि पेशेंटली हैंडल करते हैं कस्टमर के डिमांड को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आर्ट ऑफ परसुएशन एंड इमोशन। तो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग इमोशनल अपील। तो परसुएशन के अंदर हमें
परसुएशन तब इफ़ेक्टिव होता है जब उसे कनेक्ट किया जाता है इमोशंस, ऑडियंस के इमोशन के साथ, जैसे कि फ़ियर, हैप्पीनेस, प्राइड, ट्रस्ट, ना कि फैक्ट्स के साथ। इसका एग्जांपल है अमूल के ऐड कैंपेन, जो कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएँ इंडियन फैमिलीज़ के साथ। सेकंड आता है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। तो इमोशन बहुत एक की रोल प्ले करते हैं ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करने में, और परसुएडर जो है वो अपीयर होने चाहिए जेन्युइन, कॉन्फिडेंट और नॉलेजेबल होने चाहिए ताकि वो इन्फ्लुएंस गेन कर पाएँ। इसका एग्जांपल है टाटा ग्रुप, जो कि ब्रांड करता है, टाटा ग्रुप के ब्रांड जो कि लेवरेज करते हैं अपने लॉन्ग स्टैंडिंग रेपुटेशन को ताकि वो परसुएड कर पाएँ कस्टमर को और इन्वेस्टर को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है यूजिंग स्टोरी टेलिंग। तो नरेटिव का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि हम इमोशंस लेकर आ पाएँ और मैसेजेस जो है ज़्यादा मेमोरेबल बन पाए और परसुएसिव बन पाए ताकि हम एम्पैथी क्रिएट करें और इंगेजमेंट ला पाएँ। इसका एग्जांपल है फेविकॉल का आइकॉनिक ऐड, जो कि बहुत ह्यूमरस रहते थे और इमोशनल स्टोरीज़ होती थी ताकि कनेक्ट कर पाएँ कंज्यूमर के साथ। फोर्थ आता है एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी। तो हमें समझना चाहिए फीलिंग्स को और कंसर्न्स को दूसरों की, ताकि हम टेलर कर पाएँ अपने परसुएसिव मैसेज को और एड्रेस कर पाएँ इमोशनल नीड को। इसका एग्जांपल है LIC एजेंट, जो कि एम्पैथेटिकली लिसन करते हैं क्लाइंट की लाइफ गोल के साथ और लाइफ गोल के साथ उनको इंश्योरेंस प्लान रिकमेंड करने से पहले। फिफ्थ आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और टोन जो कि कन्वे करती है इमोशन को, ये एनहेंस करते हैं परसुएसिव इम्पैक्ट को वर्ड से ज़्यादा। इसका एग्जांपल है सेल्स पर्सन फैब इंडिया के अंदर, जो कि वार्म स्माइल्स और ओपन जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रैपॉर्ट और ट्रस्ट बिल्ड कर पाएँ अपने कस्टमर के साथ। नेक्स्ट हमारा आता है रिपीटिशन एंड कंसिस्टेंसी। तो हम रिपीटेड मैसेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फेमिलियरिटी बना पाएँ और इमोशनल कंफर्ट ला पाएँ और री कर पाएँ परसुएशन टाइम के अंदर। इसका एग्जांपल है अमूल, जो कि इस्तेमाल करता है कंसिस्टेंट स्लोगन और जिंगल्स का, जो कि इमोशनली रेजोनेट करते हैं कस्टमर के साथ ईयर आफ्टर ईयर। सेवेंथ आता है एड्रेसिंग ऑब्जेक्शन विद इमोशनल रीअश्योरेंस। तो इसमें हम हैंडल करते हैं डाउट कामली और रीअश्योर करते हैं कस्टमर को और इमोशनली हेल्प करते हैं ताकि हम रिड्यूस कर पाएँ रेजिस्टेंस और बिल्ड करें कॉन्फिडेंस। इसका एग्जांपल है मारुति सुजुकी के डीलर, जो कि रीअश्योर करते हैं हेजिस्टेंट बायर को अब आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में और रीसेल वैल्यू के बारे में। लास्ट आता है क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो इस परसुएसिव कम्युनिकेशन के दौरान हमें इमोशन लेके आना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट का, फोमो का, ताकि हम मोटिवेट कर पाएँ इमीडिएट एक्शन को। इसका एग्जांपल है फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल, जो कि इस्तेमाल करती है काउंटडाउन टाइमर का और लिमिटेड टाइम ऑफर का ताकि क्विक परचेज करी जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एथिक्स इन सेल। तो सबसे पहले आती है ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो सेल्स पर्सन को हमेशा ट्रूथफुल रहना चाहिए इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोडक्ट के बारे में होती है और अवॉइड करना चाहिए प्रोडक्ट की एग्जीगरेटिंग और हाइड करनी चाहिए डिफेक्ट्स को। इसका एग्जांपल है टाटा मोटर, जो कि ओपनली डिस्क्लोज़ करती है अपने फीचर्स को और अपनी लिमिटेशंस को अपने व्हीकल्स के बारे में अपने कस्टमर के साथ। सेकंड आता है फेयर प्राइसिंग। तो हमें अवॉइड करना चाहिए प्राइस मैनिपुलेशन और हिडन चार्जेस को और अनफेयर डिस्काउंट को, जो कि मिसलेड करते हैं कंज्यूमर को। इसका एग्जांपल है अमूल, जो कि मेंटेन करती है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और अवॉइड करती है डिसेप्टिव ऑफर को। थर्ड आता है रेस्पेक्टिंग कस्टमर प्राइवेसी। तो हमें हैंडल करना चाहिए कस्टमर के डेटा को रिस्पॉन्सिबली ताकि हम इंश्योर कर पाएँ कॉन्फिडेंशियलिटी को। इसका एग्जांपल है ICICI बैंक, जो कि फॉलो करते हैं स्ट्रिक्ट डाटा प्राइवेसी नॉर्म्स को जब वो हैंडल करते हैं क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को। फोर्थ आता है अवॉइड हाई प्रेशर टैक्टिक्स। तो सेल्स अवॉइड करना चाहिए कोअर्जन को और फोर्स नहीं करना चाहिए कस्टमर्स को अनवांटेड परचेजेस के अंदर। इसका एग्जांपल है फैब इंडिया, जो कि ट्रेन करती है सेल्स स्टाफ को ताकि वो रेस्पेक्ट करे कस्टमर के डिसीजन को और वो पुशी बिहेवियर ना रहे। फिफ्थ आता है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेल्स पर्सन को हमेशा अपनी मिस्टेक्स के बारे में जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऑफ़र करनी चाहिए रेमेडीज़ जैसे कि रिफ़ंड और रिप्लेसमेंट। इसका एग्जांपल है फ्लिपकार्ट, जो कि प्रोवाइड करती है रिफ़ंड और रिप्लेसमेंट पॉलिसी अपने डिससेटिस्फाइड कस्टमर को। नेक्स्ट आता है हमारा
कंप्लायंस विद लॉ, तो हमें लीगल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए जो कि जैसे कि कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ और एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस। इसका एग्जांपल है मारुति सुजुकी, जो कि सभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो करती है जो कि वारंटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इन्फ्लुएंसिंग असर्टिव स्किल। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। तो हमें एक ट्रस्ट वर्दीनेस एस्टेब्लिश करनी चाहिए और एक्सपर्टीज़ लेकर आनी चाहिए जो कि इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर्स को इफ़ेक्टिवली। इसका एग्जांपल है इन्फोसिस के कंसल्टेंट जो कि क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं जब वो शो करते हैं अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ क्लाइंट को। सेकंड आता है क्लियर कम्युनिकेशन। तो हमें एक्सप्रेस करने चाहिए आइडियाज़ कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बिना कोई एम्बिगिटी और एग्रेशन के। इसका एग्जांपल है सेल्स एग्जीक्यूटिव HUL के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के, जो कि कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट को रीटेलर्स को। थर्ड आता है एक्टिव लिसनिंग। तो हमें सुनना चाहिए केयरफुली और समझने चाहिए दूसरों की नीड्स को और जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन को। इसका एग्जांपल है ICICI बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर जो कि अटेंटिवली लिसन करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिकमेंड करने से पहले। फोर्थ आता है यूजिंग परसुएशन टेक्निक। तो हम लॉजिक लेके आते हैं, इमोशंस और सोशल प्रूफ लेके आते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन को। इसका एग्जांपल है अमूल जो कि इमोशनल एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करता है ताकि वो परसुएट कर पाए कंज्यूमर को डेयरी प्रोडक्ट बाय करने में। फिफ्थ आता है सेटिंग बाउंड्री। तो हमें असर्टिव का मतलब ये भी होता है कि हम नो भी कह सकें रेस्पेक्टफुली और हम अपने प्रिंसिपल्स पर बने रहें जब ज़रूरत रहे। इसका एग्जांपल है कस्टमर सर्विस रेप फ्लिपकार्ट में जो कि हैंडल करते हैं अनरीज़नेबल डिमांड को असर्टिवली और मेंटेन करते हैं पोलाइटनेस को। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट। तो हमें असर्टिवनेस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम एड्रेस कर पाए कन्फ्लिक्ट को और कंस्ट्रक्टिवली विदाउट हॉस्टिलिटी। इसका एग्जांपल है टीम लीडर TCS के जो कि असर्टिवनेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रिजॉल्व कर पाएँ डिसएग्रीमेंट को प्रोजेक्ट डिलीवरी के दौरान। सेवन्थ आता है नेगोशिएशन स्किल। तो हम कंबाइन करते हैं इन्फ्लुएंस को और असर्टिवनेस को और नेगोशिएट करते हैं म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट को। इसका एग्जांपल है रियल एस्टेट एजेंट मुंबई के अंदर जो कि नेगोशिएट करते हैं प्राइसेस को कॉन्फिडेंटली और एड्रेस करते हैं बायर की कंसर्न को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्पॉटिंग द साइन। तो सबसे पहले है बॉडी लैंग्वेज। तो इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं नॉन वर्बल क्यूज जैसे कि क्रॉस्ड आर्म्स, लैक ऑफ आई कांटेक्ट और फिजिटिंग जो कि इंडिकेट करता है डिस्कम्फर्ट और रेजिस्टेंस को। इसका एग्जांपल है सेल्स मैनेजर टाटा मोटर्स में जो कि नोटिस करता है एक बायर हेजिटेट कर रहा है जब वो क्रॉस्ड आर्म करके या स्लो नोड करता है। सेकंड आता है टोन ऑफ वॉइस। तो जब पिच, वॉल्यूम या स्पीड जो बोलने की है उसके अंदर स्ट्रेस आए, अनसर्टेनिटी आए या एक्साइटमेंट आए तो पता चल जाता है मैनेजर को। इसका एग्जांपल है कस्टमर सपोर्ट रैप एयरटेल के अंदर जो कि डिटेक्ट करते हैं डिससेटिस्फेक्शन जब आवाज़ तेज़ कोई चिल्ला के बोलता है कॉल के दौरान। थर्ड आता है इनकन्सिस्टेंट रिस्पॉन्स। तो ये वर्बल आंसर्स होते हैं जो कि मैच करते हैं हमारे नॉन वर्बल क्यूज़ को और ये सिग्नल होते हैं कन्फ्यूजन और डिसऑनेस्टी के। इसका एग्जांपल है जब नेगोशिएशन के दौरान रिलायंस जियो के एग्जीक्यूटिव स्पॉट करते हैं हेजिस्टेंस क्लाइंट वर्ड के अंदर जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को। फोर्थ आता है हमारा रिपीटेटिव क्वेश्चंस। तो इसमें हम सेम क्वेश्चन आस्क करते हैं बार बार जो कि इंडिकेट करता है डाउट को और लैक ऑफ ट्रस्ट को इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड करी है उसके अंदर। इसका एग्जांपल है जो इन्वेस्टर हैं ओला कैब के अंदर वो रिपीटेटिवली क्वेरी करते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिलेड रिस्पॉन्सेज। तो ये स्लो और इवेसिव रिप्लाईज होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं रिलक्टेंट और डिसएग्रीमेंट को। इसका एग्जांपल है क्लाइंट इन्फोसिस के अंदर जो कि डिले करता है कॉन्ट्रैक्ट फीडबैक को और ये सिग्नल करता है इंटरनल कंसर्न को। सिक्स्थ आता है साइलेंस एंड अवॉइडेंस। तो जब आंसर नहीं दिया जाता है या फिर बहुत देर तक साइलेंस रखा जाता है तो ये रिवील करता है डिस्कम्फर्ट और अनविलिंगनेस को एंगेज करने से। इसका एग्जांपल है सप्लायर नेगोशिएशन के दौरान ITC लिमिटेड एक्सपीरियंस करती है साइलेंस प्राइसिंग इश्यूज जब वो बढ़ाते हैं तब। सेवेंथ आता है नेगेटिव लैंग्वेज। तो इसमें वर्ड और एक्सप्रेशन और
जैसे स्पेक्टिकिज्म, क्रिटिसिज्म सिग्नल होते हैं जो कि डिससेटिस्फेक्शन शो करते हैं। इसका एग्जांपल है कस्टमर बिग बाज़ार के अंदर जो कि कंप्लेन करते हैं रिपीटेटिवली प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में। 8th आता है चेंज इन इंगेजमेंट, तो एक सडन विड्रॉल आता है और रिड्यूस किया हो जाता है पार्टिसिपेशन डिस्कशन के अंदर, जो कि इंडिकेट करता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट और ट्रस्ट को। इसका एग्जांपल है प्रोजेक्ट टीम मेंबर विप्रो के अंदर जो कि शो करते हैं लेस इन्वॉल्वमेंट अपनी मीटिंग के दौरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वॉइस क्लू। फर्स्ट आता है फेशियल एक्सप्रेशन, तो फेशियल क्लू जैसे कि स्माइल, फ्राउन, रेस्ड आईब्राउज, और ये कन्वे करते हैं इमोशन जैसे कि हैप्पीनेस, कन्फ्यूजन, स्पेक्टिकिज्म बिना वर्ड्स को बताए। इसका एग्जांपल है सेल्स पर्सन फैब इंडिया के अंदर जो कि जेन्युइनली स्माइल करते हैं ताकि एक फ्रेंडली शॉपिंग एनवायरनमेंट बनाया जाए। सेकंड आता है आई कांटेक्ट, तो हमें मेंटेन करना चाहिए अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट जो कि सिग्नल करता है कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट को, और हमें अवॉइड करना चाहिए आई कांटेक्ट जो कि इंडिकेट करता है डिस्कम्फर्ट और डिसऑनेस्टी को। इसका एग्जांपल है इन्फोसिस के इंटरव्यूअर जो कि ऑब्जर्व करते हैं कैंडिडेट के आई कांटेक्ट ताकि वो असेस कर पाए कॉन्फिडेंस को। थर्ड आता है जेस्चर, तो इसमें हैंड और आर्म के मूवमेंट होते हैं जो कि एम्फसाइज करते हैं पॉइंट को या रिवील करते हैं नर्वसनेस को। इसका एग्जांपल है जब आप अपनी मुट्ठियाँ बंद कर लेते हैं या फिर उंगलियां चटकाते हैं तब। इसका एग्जांपल है मैनेजर टाटा स्टील के अंदर जो कि ओपन हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्चर, तो हमें अपराइट ओपन पोस्चर रखना चाहिए जो कि रिफ्लेक्ट करता है कॉन्फिडेंस को और रिसेप्टिवनेस को, और स्लाउच्ड और क्लोज्ड पोस्चर जो है सिग्नल करता है डिसइंटरेस्ट और डिफेंसिवनेस को। इसका एग्जांपल है कस्टमर सर्विस स्टाफ आईसीआईसी बैंक के अंदर जो कि मेंटेन करते हैं एक अटेंटिव पोस्चर अपनी क्लाइंट मीटिंग के दौरान। फिफ्थ आता है पर्सनल स्पेस प्रॉक्सिमिक्स। इसका एग्जांपल इसमें हम इन्वेड करते हैं एक पर्सनल स्पेस के अंदर जो कि अफेक्ट करता है कंफर्ट लेवल को, और ये सिग्नल करता है रिलेशनशिप डायनेमिक्स को। इसका एग्जांपल है एक सेल्स एजेंट मारुति सुजुकी को जो कि मेंटेन करता है रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस नेगोशिएशन के दौरान। सिक्स्थ आता है टोन ऑफ वॉइस, तो इसमें वेरिएशन होते हैं पिच, वॉल्यूम और स्पीड के अंदर जो कि रिवील करते हैं इमोशन जैसे कि एंथुजियाज्म, हेजिटेशन और एंगर। इसका एग्जांपल है कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव एयरटेल के अंदर जब मॉड्यूलेट करते हैं टोन को जो कि बताता है कि कस्टमर अपसेट है। सेवेंथ आता है पॉजेज एंड साइलेंस, तो इसमें स्ट्रेटेजिक पॉजेज होते हैं जो कि एम्फसाइज करते हैं पॉइंट्स को, और प्रोलॉन्ग साइलेंस जो है इंडिकेट करता है डिस्कम्फर्ट और कंटेम्पलेशन को। इसका एग्जांपल है नेगोशिएटर रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जो कि पॉजेज का इस्तेमाल करते हैं प्रेशर के लिए और रिफ्लेक्ट होता है ये टॉक्स के दौरान। एट्थ आता है रेट ऑफ स्पीच, तो इसमें जब बहुत जल्दी बोलते हैं जो कि इंडिकेट करता है नर्वसनेस को, और जब बहुत स्लो बोलते हैं तो ये सजेस्ट करता है अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ इंटरेस्ट को। इसका एग्जांपल है पब्लिक स्पीकर नीति आयोग के अंदर जो कि ट्रेन किए जाते हैं ताकि वो मेंटेन कर पाएँ स्टेडी और क्लियर स्पीच रेट को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बारगेनिंग एंड क्लोजिंग स्टेज मेकिंग कंसेशन। तो सबसे पहले पर्पस देख लेते हैं कंसेशन का, तो इसलिए फैसिलिटेट करते हैं हम एग्रीमेंट को और ऑफ़र करते हैं कुछ वैल्यूएबल अपने बायर को। इसमें हम ब्रिज करते हैं गैप को नेगोशिएशन के अंदर और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे पूरी वैल्यू को। इसका एग्जांपल है मारुति सुजुकी ऑफ़र करता है फ्री एसेसरी या फिर एक्सटेंडेड वारंटी फेस्टिव सेल्स के दौरान जो कि अट्रैक्ट करती है हेजिस्टेंट बायर को। सेकंड आता है स्ट्रेटेजिक कंसेशन, तो ये कंसेशन जो है ये प्लान किए जाते हैं ताकि अवॉइड किया जा सके एक्सेसिव लॉस को। ये टिपिकली दिए जाते हैं एक्सचेंज में कुछ जब हमें मिलता है जैसे कि हम लार्ज ऑर्डर लेते हैं या फिर फास्टर पेमेंट टर्म्स के लिए। इसका एग्जांपल है टाटा स्टील जो कि नेगोशिएट करता है प्राइस डिस्काउंट जब बल्क ऑर्डर लिया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि वॉल्यूम कंपनसेट करे हम अपने मार्जिन रिडक्शन के साथ। थर्ड आता है टाइमिंग ऑफ कंसेशन। इसमें कंसेशन जो है सबसे इफ़ेक्टिवली तब होते हैं जब वो अच्छे से टाइमली दिए जाए। यूजुअली ये तब दिए जाते हैं जब बायर की हम नीड को समझ लेते हैं
और पिच को अपने डील को क्लोज़ करने से पहले। और प्री मैच्योर कंसेशन जो है ये वीक कर देते हैं नेगोशिएशन पोजीशन को। इसका एग्जांपल है रिलायंस जियो, जो कि होल्ड बैक करता है स्पेशल प्रमोशनल ऑफ़र अपने बाकी की स्टेजेस के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन होता है कॉरपोरेट क्लाइंट के साथ। फोर्थ आता है रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। तो कंसेशन आइडियली तब दिए जाते हैं जब हमें कुछ रेसिप्रोकल कंसेशन मिलता है बायर से, जो कि एक बैलेंस केयर करते हैं, बैलेंस बनाते हैं और फेयर नेगोशिएशन डायनेमिक्स लेकर आते हैं। इसका एग्जांपल है वेंडर नेगोशिएशन इन्फोसिस के अंदर, जो कि ऑफ़र करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म और एक्सपेक्ट करता है क्विकर डिलीवरी और बेटर सर्विस इन रिटर्न। फिफ्थ आता है अवॉइडिंग अननेसेसरी कंसेशन। तो इसमें सेल पर्सन रेजिस्ट करते हैं प्रेशर को ताकि वो अननेसेसरीली ना मेंटेन करें प्रॉफिटेबिलिटी और डेमोन्स्ट्रेट करें कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट के अंदर। इसका एग्जांपल है फैब इंडिया सेल्स की टीम, जो कि अपनी प्राइस गाइडलाइंस के साथ रहती है और जस्टिफाई करती है अपने प्रोडक्ट को, क्वालिटी को, और अपने प्राइसेस को ड्रॉप नहीं करती है वो इमीडिएटली। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कम्युनिकेशन कंसेशन। तो ये तब दिए जाते हैं कंसेशन जब क्लियरली कम्युनिकेट किया जाता है उनकी वैल्यू को और कंडीशन को, और इंश्योर किया जाता है बायर को कि वो अप्रिशिएट करें ट्रेड ऑफ को और अवॉइड करें अंडर वैल्यू अपने हमारे ऑफ़र को। इसका एग्जांपल है बजाज ऑटो, जो कि हाईलाइट करता है एक्सटेंडेड वारंटी बेनिफिट एक वैल्यूएबल कंसेशन की तरह, ना कि प्राइस ड्रॉप की तरह। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टेक्निक्स इन बारगेनिंग। तो सबसे पहली टेक्निक है रेसिप्रोसिटी। इसमें ऑफ़र दिया जाता है कंसेशन और बेनिफिट बिना कोई इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि बायर जो है रेसिप्रोसेट करेगा उस कंसेशन को और क्लोज़ करेगा डील को। इसका एग्जांपल है टाटा स्टील, जो कि ऑफ़र करता है बल्क ऑर्डर पे डिस्काउंट को और एक्सपेक्ट करता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न। सेकंड आता है गुड कॉप बैड कॉप। तो इसमें दो नेगोशिएटर होते हैं जो कि अपोजिंग रोल का इस्तेमाल करते हैं। एक टफ होता है जो कि बैड कॉप होता है, और एक ज़्यादा रीज़नेबल होता है जो कि गुड कॉप होता है, ताकि प्रेशर कर पाए बायर को एग्रीमेंट के अंदर। इसका एग्जांपल है रियल एस्टेट नेगोशिएशन। मुंबई के अंदर जो ब्रोकर्स कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पुश कर पाए बायर्स को एग्रीमेंट के अंदर। थर्ड आता है साइलेंस। तो हम रिमेन साइलेंट रहते हैं जब एक ऑफ़र करते हैं स्टेटमेंट, ताकि इनकरेज करें हम दूसरी पार्टी को कि वो साइलेंस को फिल करे, और ये ज़्यादा रिवील करता है इन्फॉर्मेशन को और कंसेशन को। इसका एग्जांपल है सेल्स टीम रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि स्ट्रेटेजिकली साइलेंस का इस्तेमाल करती है कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन के अंदर ताकि वो बायर के इंटरेस्ट को जान पाए। फोर्थ आता है लिमिटेड अथॉरिटी। तो इसमें हम क्लेम करते हैं कि जो फाइनल अप्रूवल है ये हायर मैनेजमेंट से आएगा ताकि हम डिले कर पाएँ और गेन कर पाएँ लेवरेज को, और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएँ ताकि हम नेगोशिएट करें बेटर टर्म्स को। इसका एग्जांपल है इन्फोसिस के सेल्स मैनेजर, जो कि स्टेट करते हैं प्राइसिंग डिस्कशन रिक्वायर है सीईओ अप्रूवल के लिए, कि जो भी प्राइसिंग के डिस्कशन होंगे वो सीईओ के अप्रूवल के बाद ही होंगे। फिफ्थ आता है ट्रायल ऑफर्स। तो इसमें हम प्रपोज करते हैं कंडीशनल ऑफ़र और स्मॉल एग्रीमेंट ताकि हम टेस्ट कर पाएँ बायर की विलिंगनेस को और प्रोसीड कर पाएँ डील को फाइनलाइज करने से पहले। इसका एग्जांपल है फ्लिपकार्ट, जो कि ऑफ़र करता है ट्रायल सेल्स और लिमिटेड डिस्काउंट अपने इनिशियल पिचेस के दौरान वेंडर्स को। सिक्स्थ आता है एंकरिंग। तो इसमें हम सेट करते हैं इनिशियल ऑफ़र और प्राइस पॉइंट स्ट्रेटेजिकली हाई और लो ताकि हम इन्फ्लुएंस कर पाएँ नेगोशिएशन रेंज को अपने फेवर में। इसका एग्जांपल है बजाज ऑटो, जो कि सेट करता है इंट्रोडक्टिव प्राइसेस को हाई अपनी लॉन्चेस के दौरान, मगर डिस्काउंट का इस्तेमाल करता है एंकरिंग टूल की तरह। सेवेंथ आता है बंडलिंग। तो इसमें हम ऑफ़र करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस को एक पैकेज डील की तरह ताकि हम वैल्यू को बढ़ा सकें और इनकरेज करें एक्सेप्टेंस को। इसका एग्जांपल है एयरटेल, जो कि बंडल इंटरनेट मोबाइल टीवी सर्विस इस्तेमाल करती है ताकि एनहेंस कर पाएँ डील को। एट्थ आता है कंसेशन ट्रेडिंग। तो हम कंसेशन देते हैं ग्रेजुअली और ट्रेड करते हैं कंसेशन के बारे में और अपने बायर्स के साथ ताकि हम इंश्योर कर पाएँ बैलेंस लेकर आ पाएँ नेगोशिएशन के अंदर। इसका एग्जांपल है मारुति सुजुकी, जो कि नेगोशिएट करता है एसेसरी के बारे में कि एक फ़ाइनल प्राइस डिस्कशन के बाद।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लोजिंग टेक्निक्स। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा असम्प्टिव क्लोज। तो इसमें हम एक्ट करते हैं कि कस्टमर ने डिसाइड कर लिया परचेज़ के बारे में, जो कि हमें मदद करता है कि हेजिटेशन कम हो और इनकरेज करता है कमिटमेंट को। इसका एग्जांपल है मारुति सुजुकी के सेल्स पर्सन, जो कि पेपर वर्क के साथ प्रोसीड करते हैं कि और एज्यूम करते हैं कि कस्टमर जो है हमारे व्हीकल को ख़रीदेगा। सेकंड आता है अर्जेंसी क्लोज। तो इसमें हम एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लेकर आते हैं और हाईलाइट करते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर, डिस्काउंट और स्टॉक अवेलेबिलिटी को प्रॉम्प्ट और क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए। इसका एग्जांपल है फ्लिपकार्ट, जो कि इस्तेमाल करता है लिमिटेड टाइम सेल जैसे कि बिग बिलियन डेज, ताकि वो पुश कर सके कस्टमर को और क्लोज कर सके परचेजेस को जल्दी। थर्ड आता है समरी क्लोज। तो इसमें हम समराइज़ करते हैं सारे की बेनिफिट्स और एग्री करते हैं टर्म्स के साथ फाइनल कमिटमेंट से पहले और रीइंफोर्स करते हैं हम वैल्यू प्रपोजिशन को। इसका एग्जांपल है टाटा मोटर्स की सेल्स टीम, जो कि रीकैप करती है फीचर्स को आफ्टर सेल सर्विस के बारे में डील क्लोज करने से पहले। फोर्थ आता है डायरेक्ट क्लोज। तो इसमें हम स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्क करते हैं सेल के बारे में और क्लियरली और अनएम्बिगुअस पूछते हैं सेल के बारे में, जो कि इफ़ेक्ट करती है बायर को सिग्नल करती है कि आप रेडी हो जाइए सेल परचेज़ के लिए। इसका एग्जांपल है बजाज ऑटो के डीलर, जो कि डायरेक्टली कस्टमर से पूछते हैं कि वो रेडी हैं बाइक की डिलीवरी के लिए। फिफ्थ आता है अल्टरनेटिव चॉइस क्लोज। तो इसमें प्रेजेंट करते हैं दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन अपने बायर को, ताकि वो चूज़ कर पाए एक ऑप्शन को और सेल हो पाए और रिड्यूस कर पाए चांस ऑफ आउटराइट रिफ्यूज़ल को। इसका एग्जांपल है रियल एस्टेट ब्रोकर मुंबई के अंदर, जो कि ऑफ़र करते हैं बायर के ऑप्शन को दो प्रॉपर्टीज़, ताकि वो आसानी से डील क्लोज कर पाए। सिक्स्थ आता है क्वेश्चन क्लोज। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप रेड मॉडल लेंगे या फिर ब्लू वन, ताकि जेंटली गाइड किया जा सके बायर को डिसीजन के लिए। इसका एग्जांपल है फैब इंडिया का स्टाफ, जो कि अपने कस्टमर से पूछता है उनकी प्रेफरेंसेस के बारे में दो प्रोडक्ट के बीच के वेरिएंट्स में, ताकि एनकरेज किया जा सके परचेज़ को। सेवेंथ आता है ट्रायल क्लोज। तो इसमें टेस्ट किया जाता है बायर की रेडीनेस को और पूछा जाता है उनके ओपिनियन को और क्वेश्चन को कि आपको ये मॉडल की जो ये मॉडल है, ये आपकी नीड को कैसे फुलफ़िल करेगा। इसका एग्जांपल है इन्फोसिस के क्लाइंट मैनेजर, जो कि ट्रायल क्वेश्चंस पूछते हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन के दौरान, ताकि इंटरेस्ट बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कन्फर्मिंग एग्रीमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें वर्बल कन्फर्मेशन। इसमें हम एक्सप्लिसिटली रीस्टेट करते हैं अपनी एग्रीड टर्म को और सीख करते हैं वर्बल अप्रूवल बायर से और इंश्योर करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को। इसका एग्जांपल है इन्फोसिस के अकाउंट मैनेजर, जो कि कंफर्म करते हैं प्रोजेक्ट के स्कोप को वर्बली अपने क्लाइंट के साथ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट से पहले। सेकंड आता है रिटन डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं, परचेज ऑर्डर देते हैं और एग्रीमेंट प्रोवाइड करते हैं सभी टर्म्स कंडीशन और डिलीवरेबल्स के बारे में, ताकि हम फ्यूचर डिस्प्यूट अवॉइड कर सकें। इसका एग्जांपल है टाटा मोटर, जो कि इंश्योर करता है ऑल सेल्स एग्रीमेंट को क्लियरली डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए और साइन किया जाए बायर्स द्वारा। थर्ड आता है क्लैरिफाइंग टर्म्स। तो इसमें हम रिव्यू करते हैं पेमेंट शेड्यूल को, डिलीवरी टाइमलाइन को, वारंटी को और आफ्टर सेल सर्विस की डिटेल को, ताकि हम मिसअंडरस्टैंडिंग कम कर पाएँ। इसका एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्री की सेल्स टीम, जो कि क्लैरिफाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के क्लोजेस को फाइनल नेगोशिएशन स्टेजेस और कॉरपोरेट क्लाइंट के दौरान। फोर्थ आता है हमारा कंफर्मिंग बायर सेटिस्फेक्शन। तो इसमें हम चेक करते हैं कि बायर फुल्ली सेटिस्फाइड है हमारी टर्म्स के साथ, जो कि ट्रस्ट और एनकरेज करता है फ्यूचर बिजनेस रिलेशनशिप को। इसका एग्जांपल है फैब इंडिया के सेल्स पर्सनल, जो कि कस्टमर से पूछते हैं फीडबैक के बारे में और सेटिस्फेक्शन कन्फर्मेशन के बारे में परचेज़ के बाद। फिफ्थ आता है फाइनल फॉलोअप। तो इसमें हम फॉलोअप करते हैं एग्रीमेंट के अनुसार, ताकि हम इंश्योर कर पाएँ स्मूथ डिलीवरी और एड्रेस करते हैं कोई लास्ट मिनट कंसर्न तो नहीं आया, ताकि हम रीइंफोर्स कर पाएँ कमिटमेंट को। इसका एग्जांपल है फ्लिपकार्ट, जो कि कस्टमर सर्विस का इस्तेमाल करती है। फ्लिपकार्ट की कस्टमर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करती है बायर्स को पोस्ट परचेज़ के बाद
और कंफर्म करती है डिलीवरी और सेटिस्फेक्शन को। लास्ट हमारा पॉइंट आता है लीगल कंप्लायंस। तो इसमें हम इंश्योर करते हैं कि सारे एग्रीमेंट जो है कंप्लाई करें लीगल और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के अनुसार, ताकि हम प्रोटेक्ट कर पाएँ दोनों पार्टी को और बिल्ड करें क्रेडिबिलिटी को। इसका एग्जांपल है आईसीआईसी बैंक, जो कि इंश्योर करता है लोन एग्रीमेंट्स जो है फॉलो करे जाएं आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार, जो और लीगली जो है सब काम किया जाए और साइन किया जाए। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।